हेलो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे डबल फर्टिलाइजेशन या द्विनिषेचन, या फिर इसको बोलते हैं दोहरा निषेचन। तो बेसिक से लेकर चलते हैं और इस तरह से समझने की कोशिश करेंगे कि कभी हमारे दिमाग से ना निकले। तो पहले फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन देखते हैं। फर्टिलाइजेशन का मतलब है मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होना। नर और मादा युग्मक के संलयन को फर्टिलाइजेशन या निषेचन बोला जाता है। तो एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर सबसे पहले फर्टिलाइजेशन या इसको बोलते हैं सिनगेमी को डिस्कवर किया था एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम है स्ट्रासबर्ग। तो पहले फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन देख लेते हैं कि फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन क्या है। फर्टिलाइजेशन या फिर निषेचन, तो फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स, फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स, एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। दो गैमेट का आपस में जो संलयन हो रहा है उसको फर्टिलाइजेशन या निषेचन कहते हैं, नोन एज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन तो फर्टिलाइजेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अब। चलिए देखते हैं। तो हमने फ्लावर का डायग्राम देखा था, उसको एक बार थोड़ा सा और रिकैप कर लेते हैं। तो ये फ्लावर में ये है फीमेल वाला पार्ट जिसको स्टिग्मा या वर्तिकाग्र बोलते हैं, और एक लंबी सी ट्यूब होती है ऐसे जिसको बोला जाता है वर्तिका या स्टाइल। और आगे की तरफ ये फूला हुआ भाग होता है जिसको बोलते हैं ओवरी या फिर अंडाशय, और यहाँ पर ये रिसेप्टेकल से जुड़ा होता है, और ये है पुष्पासन। ये फीमेल का पार्ट है। तो फीमेल पार्ट के अंदर ये ओवरी के अंदर ओव्यूल पाया जाता है। एंजियोस्पर्म में जो ओव्यूल होता है वो एनाट्रोपस प्रकार का ओव्यूल होता है। ये इंटेगुमेंट्स, आउटर इंटेगुमेंट्स, इनर इंटेगुमेंट्स, और इसके अंदर होता है पहले मेगास्पोर मदर सेल जो आगे चलकर एम्ब्रायो सैक बनाता है। और एम्ब्रायो सैक के चारों तरफ जो डिप्लॉइड सेल्स है, ये एम्ब्रायो सैक के चारों तरफ की जो डिप्लॉइड सेल्स है इनको बोला जाता है न्यूसेलस। ओके, ये ऊपर वाला पार्ट स्टिग्मा, यहाँ पर आकर पोलन ग्रेन लैंड करेंगे। ये स्टाइल या वर्तिका, ये हो गया वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र, और स्टाइल हो गया वर्तिका। ये फूला हुआ पार्ट हो गया अंडाशय या ओवरी, ओवरी या अंडाशय, और इसके अंदर ये क्या बंद है ओव्यूल, ओव्यूल या फिर बीजांड। और बीजांड के अंदर ये जो बना हुआ है अंदर की तरफ इसको बोलते हैं भ्रूण कोश या एम्ब्रायो सैक। तो ये कहलाएगा एम्ब्रायो सैक या भ्रूण कोश। कोश यानी कि चैम्बर, तो ऐसा चैम्बर जिसके अंदर भ्रूण बंद होगा उसको बोला जाएगा एम्ब्रायो सैक। ये फीमेल पार्ट था, इसकी यूनिट को हमने बोला था पिस्टिल या कार्पेल। अब पोलन ग्रेन आएगा, वो किसी भी मीडियम से आ सकता है या फिर वो खुद ही आ सकता है बिना किसी मीडियम की जरूरत के, तो उसको ऑटोगेमी या सेल्फ क्रॉसिंग कहते हैं या फिर सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। या किसी मीडियम से भी आ सकता है, जैसे कि एयर के द्वारा आ सकता है या वाटर के द्वारा हो सकता है, या जो जनरली पाया जाता है इंसेक्ट के द्वारा, किसी भी माध्यम से आ सकता है। तो स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन का लैंड करना पॉलिनेशन कहलाता है। और 60% एंजियोस्पर्म प्लांट में जो पॉलिनेशन की प्रोसेस होगी वो टू सेल स्टेज में होती है। इस पोलन ग्रेन के अंदर एक छोटी सी सेल होती है जिसको बोलते हैं जनरेटिव सेल, और ये एक बड़े से साइटोप्लाज्म में तैरती रहती है, तो उसको बोला जाता है दूसरी बड़ी सेल को वेजिटेटिव सेल या ट्यूब सेल। इसका डायग्राम इधर देखते हैं सर। पोलन ग्रेन का डायग्राम कैसा था, ये रहा पोलन ग्रेन, लगभग स्फेरिकल होता है ये अंदर किसकी लेयर हो गई। इसके अलावा इसमें बाहर की तरफ ये इरेगुलर लेयर पाई जाती है जो कि स्पोरोपोलेरिन नाम के एक हार्ड मटेरियल से बनी होती है। इसके अंदर ये है छोटी वाली सेल जिसको जेनेटिव सेल कहते हैं, और एक बड़ी वाली सेल जिसको वेजिटेटिव सेल या ट्यूब सेल कहेंगे। ये कौन सी सेल है, जनरेटिव सेल, जनरेटिव
सेल, या हिंदी में इसको बोलते हैं जनन कोशिका। जनन कोशिका, जनन कोशिका यानी कि आगे चलकर कुछ ना कुछ बनाएगी जरूर। और ये बड़ी वाली जो सेल है इसको बोलेंगे कायिक कोशिका या वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल या ट्यूब सेल, वेजिटेटिव सेल या फिर ट्यूब सेल। तो ये 2 सेल स्टेज है फिलहाल। अब ये 60% एंजियोस्पर्म के अंदर ये पोलन ग्रेन 2 सेल स्टेज वाला आकर लैंड करेगा किसी भी मीडियम के द्वारा, इंसेक्ट हुआ, कोई एनिमल हुआ, या विंड हुई, या फिर वाटर हुआ, तो उसके द्वारा यहाँ पर आकर ये लैंड करेगा, जिसका बोला जाएगा पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन के टाइप हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे कि फर्टिलाइजेशन कैसे होगा। तो यहाँ पर हमें देखना है डबल फर्टिलाइजेशन। तो ये इसके ऊपर पहुंचा, इसके ऊपर पहुंचने के बाद जो स्टिग्मा है उसके वो जो होती है थोड़ी चिपचिपी रहती है, यहाँ पर एक चिपचिपा सा लिक्विड सिक्रीट होता रहता है। इसके साथ यहाँ से कुछ केमिकल सब्सटेंस रिलीज होते हैं, कहाँ से, एम्ब्रायो सैक के अंदर से, और वो ऊपर की तरफ जाते हैं, जिनको इसका ये जो पोलन ग्रेन की सेल है, स्पेसिफिकली कौन सी सेल, वेजिटेटिव सेल, ये इन केमिकल सब्सटेंस को सेंस करेगी, इनको पहचाना जाएगा और इसकी तरफ धीरे धीरे मूवमेंट शुरू कर देगी। चलिए तो इसको मिटाकर अच्छा सा डायग्राम बनाते हैं और उसकी हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर डबल फर्टिलाइजेशन कैसे होगा और इसको डबल फर्टिलाइजेशन क्यों बोल रहे हैं। चलिए तो मान लीजिए ये रहा स्टिग्मा, बड़ा सा स्टिग्मा दिखा देते हैं फिलहाल, और ये रही स्टाइल, ये आगे नीचे की तरफ जाएगी और नीचे की तरफ एम्ब्रायो सैक होगा। यहाँ पर आएगा पोलन ग्रेन। तो मान लीजिए ये रहा पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन, और उसके चारों तरफ होती है स्पोरोपोलेनिन की बनी हुई एक हार्ड कवरिंग, और बीच बीच में गैप पाए जाते हैं जिनको बोलते हैं जर्म पोर, और इन्हीं जर्म पोर के द्वारा ट्यूब या फिर पोलन ट्यूब बाहर निकलती है। तो यहाँ पर क्या थी, यहाँ पर 2 सेल्स थी, एक तो जेनेटिक सेल थी और एक ट्यूब सेल थी। तो जो ट्यूब सेल है वो क्या करेगी, उससे एक छोटी सी ट्यूब बनेगी, उससे क्या होगा, एक छोटी सी ट्यूब बनना शुरू होगी और वो धीरे 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 आकर्षित होती चली जाएगी इसकी तरफ, ओवरी के अंदर जो ओव्यूल है और ओव्यूल के अंदर जो फिलीफॉर्म अपरेटस होते हैं उनकी तरफ ही अट्रैक्ट होती चली जाती है, क्योंकि वहां से लगातार केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं। तो यहाँ पर रसायन आकर्षण या कीमोट्रोपिक मूवमेंट देखने को मिलता है। तो ये ट्यूब न्यूक्लियस, ये ट्यूब सेल है हमारे पास, पोलन ट्यूब इसको बोलते हैं। इसी टाइम पर जब पोलन ट्यूब बन जाएगी तो जो जेनेटिक सेल थी उसके अंदर माइटोसिस होगा, उस माइटोसिस के होने से 2 हैप्लॉइड मेल गैमीट बनेंगे और वो दोनों हैप्लॉइड मेल गैमीट इस पोलन ट्यूब के द्वारा होते हुए नीचे तक जाएंगे। इसके अलावा ये जो पोलन ट्यूब है इसका भी अपना न्यूक्लियस था, तो वो भी धीरे धीरे इनके साथ ही चलता रहता है। तो इस तरह से पोलन ट्यूब नीचे की तरफ गति कर रही है। ओके, उसके बाद में हम देखते हैं कि ये जो पोलन ट्यूब है वो कैसे कैसे एंट्री करेगी। एक बार हो सकता है कि एक से ज्यादा भी पोलन ट्यूब अंदर एंट्री कर जाए, जो सबसे पहले एम्ब्रायो सैक में पहुंच जाएगी वही जीत जाती है, बाकी की सारी डीजनरेट हो जाती है। चलिए तो ये नीचे की तरफ आ रही है। अब यहाँ पे एंट्री देखते हैं कि जो एंट्री है पोलन ट्यूब की वो कहाँ कहाँ से हो सकती है। तो एक पहले जरा ओव्यूल का डायग्राम बना लेते हैं, थोड़ा रफली डायग्राम, ताकि आइडिया हो जाए कि पोलन ट्यूब की एंट्री किस तरह से हो सकती है। तो ये जो डायग्राम बना रहा हूँ मैं, ये है एक टिपिकल एंजियोस्पर्म का एनाट्रोपस ओव्यूल का डायग्राम, या फिर इसको बोलते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। इसमें बाहर की तरफ आउटर इंटेगुमेंट, अंदर की तरफ इनर इंटेगुमेंट्स, इनर इंटेगुमेंट्स है। इसके अलावा इसमें क्या पाया जाता है, एम्ब्रायो सैक, एम्ब्रायो सैक। ये बड़ी सी सेल होती है जिसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं। एम्ब्रायो सैक की अगर पोलोइडी पूछी जाती है तो ये एम्ब्रायो सैक हैप्लॉइड है और इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जा रहे हैं। तो ये रहा एम्ब्रायो सैक। इसके अलावा यहाँ पर कुछ डिप्लॉइड टिश्यू होते हैं। एम्ब्रायो सैक के चारों तरफ कुछ डिप्लॉइड टिश्यू होते हैं जिनको मैं रेड कलर से दिखा रहा हूँ इस तरह से। यहाँ पर कुछ डिप्लॉइड टिश्यूज है
जिनको बोला जाता है न्यूसेलस। तो ये न्यूसेलस धीरे धीरे खत्म होते चले जाते हैं, लेकिन कुछ कुछ सीड के अंदर, और जैसे जैसे सीड का डेवलपमेंट शुरू होगा वैसे वैसे ये जो रेड वाला पार्ट है यानी कि न्यूसेलस वो डीजनरेट हो जाएगा, पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। पर कुछ सेल्स या कुछ सीड ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर न्यूसेलस उन सीड के बनने के बाद भी वैसा का वैसा ही कायम रहता है, यानी कि परसिस्टेंट न्यूसेलस बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे इसको? परसिस्टेंट न्यूसेलस। तो परसिस्टेंट न्यूसेलस पाया जाता है किसके अंदर? परसिस्टेंट न्यूसेलस is found in ब्लैक पेपर। जो काली मिर्च होती है उसमें ऊपर से काला काली होती है, लेकिन जब उसका चूरा करके देखा जाता है उसमें सफेद सफेद सा पाउडर होता है, तो वो यही होता है परसिस्टेंट न्यूसेलस, ब्लैक पेपर। तो इस परसिस्टेंट न्यूसेलस को एक नाम दिया गया, इसको बोला जाता है पेरिस्पर्म। तो पेरिस्पर्म क्या है? परसिस्टेंट न्यूसेलस ही है, ऐसा न्यूसेलस जो कि सीड के बनने के बाद भी डीजनरेट नहीं होता। ये फ्यूनिकल होता है जहां से ये जुड़ा हुआ है प्लेसेंटा से, इसको क्या बोला जाता है? फ्यूनिकल। इसके अलावा ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जहां से एंट्री ज्यादातर होती है पोलन ट्यूब की, तो इसको बोला जाता है माइक्रोपाइल या बीजांड द्वार। माइक्रोपाइल या फिर बीजांड द्वार। इसके अंदर कुछ सेल्स होती है, यहाँ पर सिनर्जिड्स होती है जिनको सहायक कोशिकाएं कहते हैं, और इन्हीं में फिलिफॉर्म एपरेटस, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं जो पोलन ट्यूब को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। ये एग सेल होगी। इसके अलावा यहाँ पर होते हैं पोलन न्यूक्लियाई जो आपस में फ्यूज होकर सेकेंडरी न्यूक्लियाई बनाते हैं, और इसके अलावा ये हैं एंटीपोडल सेल्स। ये ऊपर वाले हिस्से को बोलते हैं चेलेजा, ऊपर वाला हिस्सा चेलेजा और नीचे वाला माइक्रोफाइल। और ये हो गया हमारा सिनर्जिड्स या सहायक कोशिकाएं, सिनर्जिड्स या सहायक कोशिकाएं, और ये बीच वाला एग, और इन दोनों को मिला के एग एपरेटस कहते हैं। चलिए पोलन ट्यूब की एंट्री देखते हैं कि कैसे कैसे हो सकती है। एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब। जो पोलन ट्यूब है उसको लास्ट में आकर यहीं से यानी कि सिनर्जी की तरफ से ही एंटर करना है, लेकिन उसके जो आने जाने के रास्ते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। वही ऐसा हो सकता है जो ट्यूब है वो आ रही है और चेलेजा की तरफ से आई और धीरे धीरे होती हुई फिर से सिनर्जी में चलेगी, तो चेलेजा की तरफ से भी आ सकती है, या फिर वो माइक्रोपाइल की तरफ से आ रही है कि यहाँ से आई और माइक्रोपाइल की तरफ से एंटर कर गई, या हो सकता है कि वो बीच में से एंटर कर जाए इंटेगोमेट्स में से, या फिर ये फ्यूनिकल वाला जो एंड है इसकी तरफ से भी वो एंटर कर सकती है। तो पहला केस पोरोगेमी। इसमें क्या होगा, जो पोलन ट्यूब है वो एंट्री लेती है किधर से? माइक्रोपाइल से। पोलन ट्यूब एंटर्स थ्रू माइक्रोपाइल, और ये सबसे ज्यादा कॉमन होता है, ज्यादातर प्लांट के अंदर पोरोगेमी ही देखने को मिलती है, मोस्ट कॉमन। दूसरा, अगर चेलेजा की तरफ से एंट्री कर रही है इस साइड से, यहाँ से आई ट्यूब, यहाँ से आई और धीरे धीरे होती सिनर्जी में पहुंच गई, तो इसको बोलेंगे चेलेजोगेमी। तो चेलेजोगेमी में जो पोलन ट्यूब है वो एंट्री करती है किसकी तरफ से? चेलेजा की तरफ से, थ्रू चेलेजा। और ये किसी किसी प्लांट में देखने को मिलता है, जो ज्यादा कॉमन है वो पोरोगेमी है। तीसरा है कि वो इंटेगोमेंट की तरफ से या फिर फ्यूनिकल या हाइलम की तरफ से एंटर कर जाए, तो उसको बोलोगे मीजोगेमी। तो मीजोगेमी में पोलन ट्यूब एंटर्स थ्रू इंटेगोमेंट्स, और ये भी थोड़ा रेयर होता है, ज्यादातर प्लांट में देखने को नहीं मिलता। जो ज्यादातर पाया जाता है वो ये है पोरोगेमी। ठीक है बच्चों, चलिए तो अब देखते हैं कि डबल फर्टिलाइजेशन कैसे हो। ये डायग्राम मिटाते हैं फटाफट और डबल फर्टिलाइजेशन को समझने की
कोशिश करते हैं। चलिए, तो उसके लिए एक अच्छा सा डायग्राम बनाएंगे हम एम्ब्रायो सैक का, और उसमें देखेंगे कि डबल फर्टिलाइजेशन में कौन कौन सी सेल्स बनती है, किस सेल को क्या नाम दिया जाता है, और इसकी डिस्कवरी किसने की थी। चलिए एक बड़ा सा डायग्राम बनाते हैं एम्ब्रायो सैक का। तो ये रहा, मान लीजिए एम्ब्रायो सैक। इसमें आप नीचे की तरफ भी दिखा सकते हो माइक्रोपाइल, या ऊपर की तरफ भी, बस अपोजिट एंड होनी चाहिए। एक जगह माइक्रोपाइल है तो उसके अपोजिट साइड में क्या होना चाहिए, चैलेजल। तो मैं ऊपर की तरफ मान के चल रहा हूँ कि इधर के जो एंड है वो चैलेजल एंड है। कौन सा एंड है, चैलेजल। और नीचे वाला एंड में मान के चल रहा हूँ ये है माइक्रोपाइलर, माइक्रोपाइलर एंड। इधर की तरफ माइक्रोपाइलर एंड है, ऊपर की तरफ चैलेजल एंड। तो यहाँ पर दो सेल्स लगी होती है इस तरह से, इनके पास अपना खुद का न्यूक्लियस होगा। इसके अलावा यहाँ पर एक सेल और लगी हुई है ऐसे, ऊपर की तरफ यानी कि चैलेजल एंड की तरफ भी 3 सेल्स पाई जाती हैं। यहाँ भी 3 सेल्स होगी और इनका भी अपना खुद का न्यूक्लियस होगा। इसके अलावा यहाँ पर बीच में 2 न्यूक्लियस पाए जाते हैं, जो पोलन ट्यूब की एंट्री से पहले तो एक दूसरे से अलग अलग रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे पोलन ट्यूब अप्रोच करती जाती है अंदर की तरफ, वैसे वैसे आपस में फ्यूज होकर सेकेंडरी न्यूक्लियाई बनाते हैं। तो फिलहाल इन्हें पोलर न्यूक्लियाई कहेंगे, लेकिन जब ये आपस में जुड़ जाएंगे तो इनको बोला जाएगा सेकेंडरी न्यूक्लियाई। तो फिलहाल ये क्या है, पोलर न्यूक्लियाई। और ये सभी क्या है, N+N। इनमें से दोनों न्यूक्लियस जो है उनकी प्लॉइडी N और N है, हैप्लॉइड है। इसके अलावा ये है एंटीपोडल सेल्स या प्रतिमुख कोशिकाएं, एंटीपोडल सेल्स या प्रतिमुख कोशिकाएं, और इनकी प्लॉइडी भी N होती है। ये बाद में डीजनरेट हो जाती है। ये जो पूरी सेल है एम्ब्रायो सेल, इसको बोला जाता है सेंट्रल सेल। ये पूरी सेल जिसके अंदर ये सारे न्यूक्लियस पाए जा रहे हैं, इसको बोला जाता है सेंट्रल सेल। ये है एग सेल, अंड कोशिका, इसकी प्लॉइडी भी N है। और ये दोनों हैं सिनर्जिड्स, सहायक कोशिकाएं, सिनर्जिड्स या सहायक कोशिकाएं, और इनकी भी प्लॉइडी N होती है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, इनको बोला जाता है फिलीफॉर्म एपरेटस, और इनसे ही वो केमिकल सब्सटेंस निकलता है जो कि पोलन ट्यूब को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इनको क्या बोलना है हमें, फिलीफॉर्म एपरेटस। ये दोनों एग और सिनर्जिस मिलके क्या बनाते हैं, एग एपरेटस या अंड उपकरण। चलिए देखिए, पोलर न्यूक्लियाई जब इसके इधर की तरफ, जो पोलन ट्यूब है वो कहां से एंट्री मारेगी, वो इधर की तरफ से मारेगी। तो जब भी पोलन ट्यूब एंटर करती है तो इन दोनों में से, इन सिनर्जिट में से कोई एक सिनर्जिट डीजनरेट हो जाता है या फिर नष्ट हो जाता है, और बाद में एक ही बच्चा रह जाता है, वो भी बाद में डीजनरेट हो ही जाता है। तो ट्यूब के अंदर अभी देखा था हमने, पोलन ट्यूब में कितने गैमीट थे, 2 मेल गैमीट है, तो उनकी प्लॉइडी क्या होगी, N होगी। अब वो किस तरह से एंट्री करेंगे, मान लीजिए यहाँ से वो एंट्री कर रहे हैं, इधर से आई पोलन ट्यूब आई इधर से, और इधर की तरफ से इस वाले सिनर्जिट की तरफ से एंट्री मारी उसने, यहाँ से वो एंट्री मार रही है। तो जब ये एंट्री करेगी तो उस टाइम पर क्या होगा कि एक सिनर्जिट डीजनरेट हो जाएगी, 2 मेल गैमीट आ रहे हैं, एक मेल गैमीट ये रहा भाई, और दूसरा इसके पीछे पीछे ये कि भाई जल्दी जल्दी चलो मेरा भी नंबर आना है। तो इनमें से एक तो बेचारा जो न्यूक्लियस है, जो मेल गैमीट है, वो तो एग सेल के साथ में मिलकर जाइगोट बना देगा, और जो बचा हुआ दूसरा गैमीट है, मेल गैमीट, वो इस पोलर न्यूक्लियाई यानी कि N+N के साथ में मिलकर एक ट्रिपल स्ट्रक्चर बनाएगा, ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर। चलिए देखते हैं, इधर ले लेते हैं, इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं। यहाँ पे देखिए, चलिए पहले क्या हो रहा है कि मेल गैमीट आया, मेल
गेमीट, और मेल गेमीट की प्लॉइडी कैसी है, एन है। ये किसके साथ में फ्यूज करा, एग सेल के साथ, और इसकी भी प्लॉइडी क्या है, एन है। दोनों का आपस में फ्यूजन होगा, दोनों आपस में एक दूसरे के साथ में मिल जाएंगे और n प्लस n 2n बना देंगे, और ये बनता है जाइगोट। इसकी प्लॉइडी क्या है, 2n है। और ये जाइगोट ही आगे चलकर, ये जाइगोट आगे चलकर एम्ब्रायो या भ्रूण बनाता है, एम्ब्रायो या फिर भ्रूण बनाता है। तो यहाँ पर एक मेल गेमीट का एग सेल के साथ में फ्यूजन हुआ है और एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनी है जिसको जाइगोट कहते हैं। जाइगोट आगे चलकर एम्ब्रायो बनाता है। ये पूरी प्रोसेस मेल गेमीट और एग सेल का फ्यूजन, ये पूरी प्रोसेस कहलाती है सिनगेमी, सिनगेमी या ट्रू फर्टिलाइजेशन, सिनगेमी या ट्रू फर्टिलाइजेशन। तो ट्रू फर्टिलाइजेशन क्या है, मेल और फीमेल गेमीट का फ्यूजन या मेल गेमीट और एग सेल का फ्यूजन। ये डिस्कवर किसने किया था, स्ट्रासबर्गर ने, डिस्कवर्ड बाय स्ट्रासबर्ग ने इसको डिस्कवर किया था, किसके अंदर, एंजियोस्पर्म में। चलिए, एक मेल गेमीट का तो हमने देख लिया कि क्या होगा। दूसरे मेल गेमीट का क्या होगा, वो दूसरा मेल गेमीट इनके साथ में मिलकर, यहाँ पर ये पोलर न्यूक्लियाई थे और इनके चारों तरफ इस तरह से मेम्ब्रेन बन जाएगी। अब इसको बोला जाएगा सेकेंडरी न्यूक्लियाई। तो दूसरा केस देखते हैं, मेल गेमीट है, मेल गेमीट, और ये किसके साथ में फ्यूज करेंगे, सेकेंडरी न्यूक्लियाई के साथ, सेकेंडरी न्यूक्लियाई। और इसके अंदर क्या है, दो पोलर न्यूक्लियाई है। इसके अंदर क्या है भाई, n प्लस n है, और मेल गेमीट की प्लॉइडी हमें पता है कितनी है, n है। तो एक n ये है, एक n ये है, एक n ये है, टोटल n कितने हुए, 3n। टोटल n कितने हुए, 3n। तो इनसे स्ट्रक्चर जो बनेगी इसकी प्लॉइडी क्या होगी भाई, 3n होगी। तो यहाँ पर जो बनता है उसको बोलते हैं पैन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस या पैन, PEN। और इसकी प्लॉइडी कितनी है, 3n। और यही आगे चलकर एंडोस्पर्म बनाते हैं। एंडोस्पर्म को हिंदी में बोलते हैं भ्रूण कोश, भ्रूण को पोषण देने वाला। ये आगे चल के क्या बनाएगा, एंडोस्पर्म। तो मोस्ट ऑफ दी एंजियोस्पर्म के अंदर जो एंडोस्पर्म बनता है उसकी प्लॉइडी 3n होती है, और ये फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है। और जो जिम्नोस्पर्म होते हैं उनमें एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन फर्टिलाइजेशन से पहले ही हो जाता है। तो जिम्नोस्पर्म के केस में एंडोस्पर्म हैप्लॉइड है, एंजियोस्पर्म के केस में एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड होता है। ये पूरी प्रक्रिया यानी कि मेल गेमीट जो है दूसरा, वो सेकेंडरी न्यूक्लियस से जो फ्यूज करके एक ट्रिपल स्ट्रक्चर बना रहा है। यहाँ पर कितनी चीजें आपस में फ्यूज कर रही है, एक मेल गेमीट और दो पोलर न्यूक्लियाई। तो 2 + 1 3 चीजें आपस में फ्यूज हो रही है, तो इसलिए इसको बोला जाता है ट्रिपल फ्यूजन। क्या बोलना है इसको, ट्रिपल फ्यूजन। तो ट्रिपल फ्यूजन में क्या होगा, मेल गेमीट और सेकेंडरी न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज करके एक ट्रिपलॉइड स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसको पहले बोला जाएगा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और बाद में यही आगे चलकर एंडोस्पर्म बनाता है जो कि ट्रिप्लॉइड होता है। तो मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म में एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड होता है, और जो जिम्नोस्पर्म होते हैं उनमें एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन फर्टिलाइजेशन से पहले हो जाता है, तो उनको बोलते हैं हैप्लॉइड एंडोस्पर्म, हैप्लॉइड एंडोस्पर्म। तो अब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन 2 टाइम हो रहा है, एक मेल गेमीट एग सेल के साथ में फ्यूज करके डिप्लॉइड जाइगोट बना रहे हैं जो आगे चलकर एम्ब्रायो का फॉर्मेशन कर रहे हैं। इस पूरी प्रक्रिया को सिनगेमी या ट्रू फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इसको डिस्कवर किया था स्ट्रासबर्गर ने एंजियोस्पर्म के अंदर। दूसरा मेल गेमीट सेकेंडरी न्यूक्लियाई के साथ में मिलकर एक ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बना रहे हैं जिसको बोला गया पहले प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और उसकी प्लॉइडी क्या है, 3n। ये आगे चलकर एंडोस्पर्म बनाएगा जिसकी प्लॉइडी 3n ही रहनी है। ये फर्टिलाइजेशन के बाद में बनेगा। इसका काम क्या है, इसका काम है डेवलपिंग एम्ब्रायो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। भाई जो एम्ब्रायो है उसको आगे चलकर सीड बनाना है, आगे चलकर प्लांट बनाना है, तो उसको न्यूट्रिशन चाहिए, तो वो न्यूट्रिशन इसको ये एंडोस्पर्म प्रोवाइड करता है। तो कुछ सीड तो ऐसे होते हैं कि वो जब जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो उनमें एंडोस्पर्म पूरी तरह से खा लिया जाता है, और कुछ कुछ में वो है भी जाता है।
तो उसको भी पढ़ेंगे, उनको एल्ब्यूमिनस सीड और नॉन एल्ब्यूमिनस सीड कहते हैं, उसको फिर कभी एक लेक्चर में देखेंगे। तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन कितनी बार हो रहा है बच्चों? 2 बार, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन 2 बार हो रहा है इसलिए इसको डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और डबल फर्टिलाइजेशन की खोज किसने की थी? बोलिए, सोचिए। डबल फर्टिलाइजेशन को डिस्कवर किसने किया था? डबल फर्टिलाइजेशन was discovered by नवाज चीन। तो इन वैज्ञानिक का आपको नाम ध्यान रखना है। डबल फर्टिलाइजेशन की खोज एंजियोस्पर्म में किसने की थी? नवाज चीन ने। ओके बच्चों, तो ये था आज का लेक्चर डबल फर्टिलाइजेशन के ऊपर। ओके, फिर बाद में पढ़ेंगे हम एल्ब्यूमिनस सीड और नॉन एल्ब्यूमिनस सीड। तो थोड़ा सा एक रफली आइडिया दे देता हूं मैं। एल्ब्यूमिनस सीड वे हैं जिनमें एंडोस्पर्म थोड़ा बहुत बचा रह जाता है, यानी कि उसको पूरी तरह से कंज्यूम नहीं किया जाता सीड के द्वारा, तो उसको एल्ब्यूमिनस सीड कहते हैं। नॉन एल्ब्यूमिनस सीड वे है जिनके अंदर एंडोस्पर्म को पूरी तरह से सीड के द्वारा कंज्यूम कर लिया जाता है, तो उसको बोला जाता है नॉन एल्ब्यूमिनस सीड। ओके, ये पेरिस्पर्म का आपको ध्यान रखना है। पेरिस्पर्म क्या है? परसिस्टेंट न्यूसेलस है। उस सीड के अंदर न्यूसेलस जो होता है वो बाद में थोड़ा बहुत बचा रह जाता है, तो उसको बोलते हैं पेरिस्पर्म। जो ओवरी के बाहर की लेयर होती है उसको पेरिकार्प बोलते हैं। जब फ्रूट पढ़ेंगे हम देखेंगे उसमें कि जैसे हमारा क्या हो गया, आम हो गया, भाई आम में जो आम का छिलका है उसको पेरिकार्प बोलोगे। जो उसके अंदर छिलका हटा के जो गूदा नजर आता है वो मेसोकार्प है, और सबसे अंदर की तरफ जो हार्ड कवरिंग होती है उसको एंडोकार्प बोलते हैं। तो वो जो पेरिकार्प है जिसको हम छिलका बोलते हैं, जिसको छील के हटा दिया जाता है, वो दरअसल क्या होता है? ओवरी की सबसे बाहर की लेयर होती है जिसको पेरिकार्प बोला जाता है। ओके।